Page number 7. In the world history, among the political revolutions, the American War of Independence and the French Revolution have a very important place. मतलब जब भी हम पूरे दुनिया की हिस्ट्री देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देखते हैं, उसमें पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस जब हम की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. Industrial Revolution. In the latter period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. तो 18th century के second half में, later period में कि बहुत सारे technological revolutions हुए, innovations हुए यूरोप में. मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस बहुत सारी नई नई चीज़ें बनी. There was production with the help of machines running on steam. तो स्टीम पे जो मशीन्स चलती हैं उनसे प्रोडक्शन होने लगा. द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, वो बदल के बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कन्वर्ट हो गए. मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. तो हाथ से चीजें बनाने के बदले मशीन से चीजें बनने लगी. रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे और स्टीमर भी स्टार्ट हो गया वो टाइम पे. The age of machines began and that is known as industrial revolution. क्योंकि सभी काम हमारे मशीन्स से होने लगे, इसीलिए उसको हम industrial revolution बोलते हैं. Industrial revolution began in England and spread in other parts of the West. तो क्या हुआ इंग्लैंड में, कहाँ पे इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर वेस्टर्न अपना जो है मतलब वेस्टर्न रीजन में भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री. तो उसमें इतनी एडवांसमेंट्स आ गए इंग्लैंड में कि वहाँ उसको वर्ल्ड फैक्ट्री बोलने लगे सब लोग. राइज ऑफ कैपिटलिज्म. with the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. अब क्या हुआ कि सी रूट्स भी शुरू हो गए, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड्स होते हैं उसमें और भी नए डेवलपमेंट्स आए. Many traders came forward to trade with eastern countries through the sea route. मतलब बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज सी रूट के थ्रू ट्रेड करने लगे. It was not easy to carry out the trade single-handedly, and hence many traders came together and started the trade. तो ये जो ट्रेड है इसको कैरी आउट करना, मतलब इसको संभालना अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स साथ मिलके उन्होंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की. Thus there was a rise of many trading companies. तो क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज में बढ़ावा हुआ. Trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. तो ये ट्रेड में जो बढ़ावा हुआ उसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी होने लगी. Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. अब क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज के वजह से इंडिया की मतलब जो इंग्लैंड के यूरोपियन देशों की इकोनॉमी बढ़ रही थी, इसीलिए उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन और उनको ट्रेड में कंसेशंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी. दिस लेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप. तो इससे क्या हुआ कि यूरोप में पैसे जमा होने लगे, वेल्थ जमा होने लगा. दिस प्रॉपर्टी was used in the form of capital for trade and commerce, which led to the rise of capitalist economic system in Europe. तो क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा यूरोप में वेल्थ accumulate होने लगा. This property was used in the form of capital for trade and commerce. तो ये जो पैसे इनके पास जमा हुए उससे ये लोग और भी ट्रेड और कॉमर्स में प्रोग्रेस कर सके या उसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सके. Colonialism means one country exploiting other country by making it into a colony.
तो कॉलोनिज्म में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है, मतलब उनका कुछ न कुछ बुरा करती है या उनको छोटा दिखाने की कोशिश करती है. A powerful country on the basis of economy and military strength occupies other region and establishes a political supremacy. अगर कोई कंट्री बहुत पावरफुल है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और जिनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो वो अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे दूसरे कंट्री को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं, उसको बोलते हैं colonialism. This tendency of colonialism led to a rise of imperialism amongst the Europeans. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोपियंस में imperialism आ गया. Imperialism क्या होता है? Imperialism means a system in which a powerful country controls the other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asia and Africa, Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations. तो क्या हुआ कि यूरोपियन नेशंस ने अपने क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो गया था, तो वो अपने पावर के बेसिस पे दूसरे कंट्रीज के साथ वॉर करके उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करने लगा. तो ये यूरोप के ये रवैये की वजह से बहुत सारे कंट्रीज उनसे हार गए, बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज उनके आगे हार गए. Imperialism of British East India Company in India. There was a competition among European countries for acquiring trade monopoly in India. तो यूरोपियन कंट्रीज के आपस में कंपटीशन होता था कि इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली कौन हासिल करेगा, मतलब कि हमें ही ट्रेड करना है इंडिया में और कोई ना कर सके, उसको बोलते हैं मोनोपोली. The British established the British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की 1600 AD में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए. This company took permission from European Jahangir and established its factory in Surat. The trade between India and England was carried out through this company. तो इन्होंने क्या किया कि जो एम्परर थे जहांगीर, उनसे परमिशन लेके इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में और उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करना चालू किया इसी कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू. British French conflict. England and France were rivals in the competition for trade in India. तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का आपस में कंपटीशन होता था कि इंडिया में ट्रेड कौन करेगा. ड्यू टू दिस देयर वर 3 wars fought between them which were known as कार्नेटिक वॉर्स. तो ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए जो इनका कंपटीशन चल रहा था उसके लिए आपस में 3 बार ये लोगों ने वॉर किया, जिस वॉर को हम बोलते हैं कार्निक वॉर्स. इन द थर्ड कार्निक वॉर इन इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस. तो आखिरी में थर्ड वॉर जब हुआ तब इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया. Therefore now there was no strong European competitor for British East India Company in India. तो अब क्या हुआ कि इसीलिए इंग्लैंड का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था और बस उनकी ही चलने लगी, मतलब वही अपने हिसाब से अब सब कुछ कर सकते थे. फाउंडेशन ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल. तो अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका फाउंडेशन बंगाल में कैसे स्टार्ट हुआ. द बंगाल प्रोविंस वॉज वंस द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया. तो बंगाल जो था वो सबसे प्रॉस्परस प्रोविंस था इंडिया में. इन 1756 AD सिराज उद दौला became the Nawab of Bengal. The East India Company officers misused the trade concessions obtained from Mughal Emperor in Bengal province. उन्होंने क्या किया कि जो मुगल एम्परर थे वो नवाब बन गए बंगाल के और उनको ना कुछ कंसेशन मिलता था ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस कंसेशन का ये लोग ने फायदा उठाया क्योंकि अब बंगाल में नवाब का राज था. द इंग्लिश बिल्ट fortification around the factory at Kolkata without the permission of the Nawab. तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के पास अपनी एक फैक्ट्री बना ली नवाब से परमिशन लिए बिना. Hence
सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता। तो फिर सिराजुद्दौला को जब ये बारे में पता चला तो उन्होंने उस फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया। नाउ वील गो टू पेज नंबर 8। दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड। तो ऑब्वियसली जब इंग्लैंड की फैक्ट्री कैप्चर हो गई तो दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे वर डिसकंटेंट अबाउट इट। रॉबर्ट क्लीव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जफर, the commander of the in chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of the Bengal। तो उन्होंने क्या किया कि ये नवाब की के टीम में जो कमांडर इन चीफ थे उनको उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, उनको पैसे खिलाने की कोशिश की अपना काम निकलवाने के लिए, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उनको बंगाल के नवाब बनने में हेल्प करेंगे। The Nawab Sir-ud-Dawla and the British troops met at Plassey in 1757 AD, but under the leadership of Mir Zafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence सिराजुद्दौला was defeated। अब क्योंकि इनके सिराजुद्दौला के आर्मी के चीफ मिर जाफर थे और उनको तो ब्राइब किया जा चुका था, तो उन्होंने क्या किया कि कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाया और ब्रिटिशर्स को जीतने दिया। Mir Zafar became the Nawab of the Bengal with the support of the British, and later he started protesting against the British, and hence his son-in-law Mir Kazim was made the Nawab। तो क्या हुआ कि मिर जाफर ने ब्रिटिशर्स का साथ देके वो नवाब बन गए बंगाल के, और फिर बाद में नवाब बनने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उसके बाद जो उनके सन इन लॉ थे वो नवाब बने उनके बाद। मिर काजिम tried to put restrictions on the illegal trade of British, and hence once again Mir Zafar was made the Nawab of the Bengal। तो फिर क्या हुआ कि जब मिर काजिम जो थे वो ना ब्रिटिश के जो इलीगल एक्टिविटीज थे उन पे वो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे, इसीलिए फिर से मिर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया ताकि उनका काम आसानी से चलता रहे, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल, मिर कासिम, सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ अयोध्या एंड द मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्म्ड एन अलायंस एंड रैन अ कैंपेन। तो अब ये लोग ने सब मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी शुरू की। In 1764 AD, the Battle of Boxer was fought in Bihar। तो 1964 में बैटल ऑफ बॉक्सर फॉट हुआ था बिहार, मतलब लड़ाई हुई थी बिहार में। After this battle, the British East India Company got the right to collect the revenue from the Bengal province as per the Treaty of Allahabad। तो इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया कि वो लोग बंगाल प्रोविंस से अपने ट्रीटी के हिसाब से टैक्स वसूलना शुरू करें। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड इन बंगाल। तो जैसे इसी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो राज था इंडिया पे वो बंगाल के थ्रू स्टार्ट हुआ।